एग्जाम आने वाला है, आपको एन नंबर ऑफ फुल लेंथ मॉक्स देने हैं। भाई आपने मॉक्स नहीं दिया, आपका सिलेक्शन तो बहुत मुश्किल है। ये वो कॉमन चीजें हैं जो हम अक्सर सुनते हैं बीइंग एन एस्पिरेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन, कि जब भी आपका एग्जामिनेशन आने वाला है आपको फुल लेंथ मॉक्स देने ही देने हैं। फ्रेंड्स, ये लगभग सारे टॉपर्स ऐसा बोलते हैं, लगभग सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसा बोलते हैं कि आपको जितने ज्यादा मॉक्स आप दे सकते हैं आपको एग्जाम के टाइम पर देने हैं। लेकिन कोई ये रिवील नहीं करता कि मॉक्स देने कैसे हैं, मॉक्स को देने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस तरीके से मॉक्स की हेल्प से आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने एग्जाम में। इस बारे में कोई भी सीक्रेट रिवील नहीं करता है, लेकिन आज ये सीक्रेट मैं इस वीडियो में रिवील करने वाला हूं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको मॉक्स देना चाहिए। मॉक्स देना इज इंपॉर्टेंट, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है, वो सबको ये बताते भी हैं आपको, लेकिन मॉक्स को देना कैसे है, उस मॉक्स की हेल्प से आप एक्चुअल एग्जाम में किस तरीके से बेटर परफॉर्म कर सकते हो, मॉक्स से आपको रिवीजन कैसे करना है, मॉक से आप स्ट्रैटेजी किस तरीके से फ्रेम कर सकते हो, सारी चीजें मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम में, इंडिया में जो भी एग्जाम हो रहा है, आप अगर किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि मॉक्स हमें लगभग सारे ही एग्जाम्स के लिए देने पड़ते हैं और मैंडेटरी भी होते हैं हमारे लिए। तो सारे ही एग्जाम्स के लिए यहाँ पे ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज द मॉक्स, मॉक्स को किस तरीके से आपको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है, क्योंकि मॉक्स सिर्फ आपको देने के लिए नहीं देना है, मॉक्स आपको सिर्फ इसलिए नहीं देना है क्योंकि टॉपर्स बोल रहे हैं, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बोल रहे हैं, बल्कि मॉक्स आपको इसलिए देना है ताकि आप अपना जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव कर सके और एग्जाम में सिलेक्शन इंश्योर कर सके। इस पर्पज से लिए आपको मॉक्स देना है। तो आइए डिस्कस करते हैं किस तरीके से मॉक्स को बेस्ट यूटिलाइज करना है। नंबर फर्स्ट इज कंसिडर मॉक्स एज योर एक्चुअल एग्जाम। सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दैट इज आपको एग्जाम जो जो एक्चुअल मॉक्स आप दे रहे हैं, ठीक है, वो मॉक्स आपको एक्चुअल एग्जाम की तरह ही कंसीडर करना है। यहां पे ऐसे मत कंसीडर करिए कि मैं मॉक्स दे रहा हूं, ठीक है। मान के चलिए कि आप एक्चुअल एग्जाम में ही यहां पे अपीयर हो रहे हैं, आप एक्चुअल एग्जाम ही यहां पर दे रहे हैं। उस माइंडसेट से आपको, जब भी आप मॉक्स दे रहे हैं उस माइंडसेट से आपको बैठना है, ताकि आप उतने ही सीरियस रहें, क्योंकि जितने ज्यादा आप मॉक्स देंगे उतने ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, आप उस माइंडसेट में, उस इकोसिस्टम में अपने आप को पहले से ढाल चुके होंगे जो एग्जाम में रिक्वायर्ड है, ठीक है। जो नर्वसनेस आपने फेस करनी है, जो चीजें आपको सीखनी, वो आप पहले से ही उस माइंडसेट में आ जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा ये कंसीडर करिए, जब भी आप यहाँ पे कोई भी मॉक्स दे रहे हैं, मानकर चलिए कि आप एक्चुअल एग्जाम में दे रहे हैं, उससे कम मत समझिए उस चीज को। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अटेम्प्ट एट द सेम टाइम एज योर एग्जाम। जिस भी टाइम पर आपका एग्जाम होने वाला है, सपोज 9 AM टू 11 AM होने वाला है आपका एग्जाम, तो अपने मॉक्स भी आप उसी टाइम पर दीजिए, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि मैं शाम को मॉक्स दे देता हूं, मैं रात में मॉक्स दे दूंगा, ठीक है, मैं अर्ली मॉर्निंग दे देता हूं, ऐसा नहीं। जो भी आपका यहां पे एग्जाम टाइम है, जब भी आपका एग्जाम होने वाला है, जिस टाइम पर आपका एग्जाम होने वाला है उसी टाइम पर आपको मॉक्स भी देना है। उससे क्या होगा, बेसिकली आपका एक माइंडसेट रहेगा, ठीक है, आपकी एक हैबिट बनेगी कि उस टाइम पर आप एग्जाम देने के लिए बैठ रहे हैं, और वो हैबिट जो वो एक्चुअल एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट होगी और एक्चुअल एग्जाम में भी आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। तो टाइम हमेशा सेम रखिए, जो भी आपका एग्जाम का टाइम है वही आपका मॉक का टाइम भी रहना चाहिए। नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टेक अ ग्लैंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस बिफोर स्टार्टिंग। फ्रेंड्स, हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, हम जब भी कोई क्वेश्चन देखते हैं, चाहे वो एग्जाम में हो चाहे वो मॉक्स में हो, हम इमीडिएटली उसको अटेम्प्ट करना चालू कर देते हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये प्रैक्टिस आपको मॉक्स से ही करनी पड़ेगी, तभी आप जाकर उसको एग्जैक्ट एग्जाम में रेप्लिकेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या चीजें, आपको एक बार पूरा पेपर जरूर देख लेना है, एक बार पूरा पेपर आपको जरूर देख लेना है। आप बोलेंगे सर इसमें आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। आप हार्डली 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा पेपर एक बार देख लीजिए, ठीक है। पूरा पेपर अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको यह पता रहेगा कि जो पेपर स्टार्ट हो रहा है वो डिफिकल्टी लेवल के साथ स्टार्ट हो रहा है, या मॉडरेट लेवल है, या बेसिकली इजी लेवल है। कौन से ऐसे कंपोनेंट है जिसको आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो आपके लिए इजी है, जो आपके लिए डिफिकल्ट है, आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा। वरना देखिए ऐसे में होगा क्या, अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इमीडिएटली आपने स्टार्ट कर दिया, आप सोच रहे होंगे मैं टाइम बचा लेता हूं, मैं बस टाइमर स्टार्ट होगा और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपने स्टार्ट कर दिया, हो सकता है पहला क्वेश्चन ऐसा हो जो काफी डिफिकल्ट हो, जिसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है, और आप जब उसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो बहुत टाइम आपका लग भी रहा है और गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। तो बेहतर अपॉर्चुनिटी ये है, बेहतर तरीका ये है कि आप एक बार पूरा पेपर एज लुक ले लीजिए, बस उसका एक बार 5-7 मिनट लगा के एक बार पूरा पेपर देख लीजिए, किस तरीके से पेपर आया है, क्या क्या कौन कौन से पार्ट इजी आए हैं, कौन कौन से पार्ट मॉडरेट आए हैं और कौन कौन से पार्ट डिफिकल्ट आए हैं। एक बार आपको वो आइडिया लग गया तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चीजों को ये पकड़ पाना, चीजों को ये देख पाना कि कौन सी चीजें आपको पहले अटेम्प्ट करनी है, कौन सी चीजें आपको थोड़ा बाद के लिए रखनी है, राइट। तो हमेशा मॉक्स से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप मॉक्स दे रहे हैं, ये चीज पहले मॉक से ही स्टार्ट करिए, तभी आप जाके उसको रेप्लिकेट कर पाएंगे एक्चुअल एग्जाम में। अगर आप सोचेंगे मैं एक्चुअल एग्जाम में ये चीज ट्राई करूंगा, तो वो बहुत गलत अप्रोच है, वहां पर आप पैनिक कर जाएंगे। इसीलिए इन सारी चीजों की प्रैक्टिस जो है वो मॉक्स की हेल्प से ही आपको करनी है।
देन उसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो आपका पेपर है, जो आपका मॉक्स है, उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। मतलब जो आपके क्वेश्चंस हैं, सपोज़ आपके 100 क्वेश्चंस हैं, तो उस 100 क्वेश्चंस को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहला क्या रखेंगे आप, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता है कि आंसर यही है, उनको अलग मार्क कर लीजिए। देन यहाँ पे कुछ लॉजिकल, जिसके लॉजिक की हेल्प से, कुछ एलिमिनेशन टेक्निक की हेल्प से आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, उसको अलग कर लीजिए। और एक एक सेट ऑफ क्वेश्चन है जो ब्लाइंड गेस यहाँ पे आप करने वाले हैं, उसकी कैटेगरी अलग रख लीजिए। तो जब भी आप यहाँ पे पेपर देख रहे हैं, जब भी आप यहाँ पे एट अ ग्लांस आप पेपर पूरा रिव्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली 3 कैटेगरीज में क्वेश्चंस को डिवाइड कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप एग्जाम में एक्चुअल में क्या अलग अलग कलर मार्क भी कर सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को कलर मार्क कर लीजिए। ठीक है, जो जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जिसमें आप कंपेरेटिवली कम कॉन्फिडेंट है, जहां पर आप लॉजिक के साथ, एलिमिनेशन टेक्निक के साथ सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, उनको अलग मार्क कर लीजिए। और साथ में ऐसे क्वेश्चन जो आपसे बिल्कुल भी नहीं आते हैं, आप ब्लाइंड गेस करेंगे, उनको आप या तो कलरलेस लेने दीजिए या किसी और कलर से मार्क कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि ऐसे में टाइम बहुत बचेगा। ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो क्या करेंगे आप, वो आप सबसे पहले मार्क करेंगे। सबसे पहले आप उनको अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आपके जिसमें कॉन्फिडेंट है, जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आने, वो क्वेश्चंस आपके अलग हो जाएंगे। उसके बाद आप सेकंड राउंड में पहुंचेंगे, जो आपके लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, जहां पे आप लॉजिक के साथ दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस पे आप मार्क करिए। उसके बाद उनको अटेम्प्ट करिए। और लास्ट फिर अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो ब्लाइंड गेस वाले क्वेश्चन की तरफ आप जाएंगे। अगर आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए वो सफिशियंट है क्वांटिटी में, तो फिर आपको ब्लाइंड गेस वाला ऑप्शन जो है उसको नहीं टच करना है, क्योंकि वहां पे गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3 अलग अलग कैटेगरीज में मॉक्स को, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिवाइड कर लेना है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, रीड द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द क्वेश्चन। देखिए, अब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, बेस्ड ऑन कि आप किसमें कॉन्फिडेंट है, आप किसमें कंपैरेटिवली डाउटफुल थे, दो ऑप्शंस में लेकर और एक ब्लाइंड गेस वाला, आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉक्स। तो वहां पे बेसिकली क्या होगा, वहां पे उसके बाद आपको सारे ही क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन पढ़ने हैं, चाहे आपने सही अटेम्प्ट किया है, ठीक है, चाहे आपने गलत अटेम्प्ट किया है, चाहे आप वहां पे डाउटफुल थे उसके बाद आपने अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन सही हो या गलत हो, आपको सारे 100 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन डिटेल में जाकर पढ़ना है। क्या फायदे हो सकते हैं उसके, देखिए उसके फायदे ये होंगे बेसिकली कि आपको पता चलेगा कि बेसिकली इसका सही आंसर क्या है। नंबर फर्स्ट, आपको ये पता चलेगा इसका सही आंसर क्या है। नंबर सेकंड, आपको ये पता चलेगा कि बेसिकली किस माइंड सेट से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए था। हो सकता है कि जो आप सोच रहे थे वो गलत हो सकता है जो आप सोच रहे थे वो सही हो, आपने अटेम्प्ट किया वो तुक्के में सही हो गया, तो उसको सही मानकर मत छोड़िए, उसको इस माइंडसेट से देखिए कि एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा बेसिकली कि एक्चुअल में लॉजिक ये था, भले ही आपका तुक्का लग के सही हो गया, बट लॉजिक ये था, इस तरीके से मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए था। इसलिए आपको सारे ही एक्सप्लेनेशन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कॉन्फिडेंट थे कुछ क्वेश्चंस में, कुछ में कंपैरेटिवली कम कॉन्फिडेंट थे, लेकिन आपको सारे ही क्वेश्चंस के जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वो डिटेल में पढ़ना है। जब आप यहाँ पे मॉक्स दे देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एनालाइज द माइंडसेट बिहाइंड एवरी क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेग्रीगेशन। जो सेग्रीगेशन हमने वहां पे किया था अभी 3 पार्ट्स में, जहां पे आप लॉजिकल वाला था, कॉन्फिडेंट वाला था और ब्लाइंड गेस था, उसको बेसिकली अब आपको यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग तरीके से एनालाइज करना है। अगर मैं बोलूं कि आप कॉन्फिडेंट वाली कैटेगरी में, सपोज 20 क्वेश्चन है, तो उन 20 क्वेश्चन को, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट थे वहां पर, तो आप उसको एनालाइज करेंगे किस तरीके से कि मैं इसमें श्योर था, ये माइंडसेट था इसका, मेरे इस माइंडसेट से मैंने अटेम्प्ट किया था, एक्चुअल में क्या था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो सोच रहे हैं वो तरीका सही है, इसका मतलब वो चीज एकदम सही है, ठीक है, वो एग्जाम में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप जिस तरीके से, भले आप कॉन्फिडेंट थे लेकिन आपने कुछ और सोच के उसको अटेम्प्ट किया, बट उसका एक्सप्लेनेशन कुछ और था, भले ही आपका आंसर सही है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में तभी आप एक स्ट्रैटेजी बना पाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आप किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेकर किस तरीके से कॉन्फिडेंट है, उसको किस तरीके से अप्रोच करते हैं, राइट। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए, तीनों ही कैटेगरीज को पहले डिवाइड कर लीजिएगा, और तीनों ही कैटेगरीज के जो क्वेश्चंस है उसको आपको एनालाइज करना है कि इस माइंडसेट से मैंने इसको अटेम्प्ट किया था। आपने अगर एलिमिनेशन टेक्निक लगाई है लॉजिकल वाली कैटेगरी में, तो आपको पहले वो देखना है बेसिकली कि किस तरीके से आपने क्या लॉजिक लगाया था। वो लॉजिक कैसे पता चलेगा आपको, एक्सप्लेनेशन पढ़ के आपको पता चलेगा कि इसी माइंडसेट से मैंने अटेम्प्ट किया था और इसी माइंडसेट से इसको अटेम्प्ट करना था। लेकिन हो सकता है आपका आंसर सही हो, तो आपको पता चलेगा आपका आंसर तो सही है लेकिन माइंडसेट कुछ और चाहिए था, मैंने कुछ और माइंडसेट से अटेम्प्ट किया था। सिमिलरली ब्लाइंड गेस वाला, वैसे तो ब्लाइंड गेस वाले क्वेश्चंस आपको कंप्लीटली छोड़ने ही है एग्जाम में, क्योंकि उनकी गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको उसे भी बहुत अच्छे तरीके से उस माइंडसेट को जरूर देखना है, क्योंकि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ ही आप यहाँ पे चीजों को पढ़ पाएंगे, चीजों को यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना पाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज रिवाइज द कंसेप्ट्स ऑफ रॉन्ग अटेम्प्ट्स। जो भी आपने रॉन्ग अटेम्प्ट्स किए, रॉन्ग अटेम्प्ट्स का मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप कॉन्फिडेंट थे, ठीक है, आपका आंसर भी सही है लेकिन माइंडसेट अलग था,
ठीक है? आपको किसी और माइंडसेट से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, माइंडसेट कुछ और था, उसको उन कांसेप्ट्स को आप एक्चुअल अपने नोट से, बुक से, जहाँ से भी आपने प्रिपरेशन की आप वहाँ से रिवाइज़ करेंगे। लॉजिकल वाले में जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, उनको आप रिवाइज़ करेंगे, ठीक है? साथ में जो क्वेश्चन आपने सही भी किए, उनको भी आप रिवाइज़ करेंगे। रीज़न बीइंग कि आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ थे 2 ऑप्शंस में, ठीक है? तो 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न क्यों आ रहा है, इसके लिए आप उसको भी रिवाइज़ करेंगे और ब्लाइंड गेस वाले कांसेप्ट तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, राइट? तो कॉन्फिडेंट कैटेगरी में वो क्वेश्चन जहाँ पर आंसर तो सही है, लेकिन माइंडसेट अलग है, उसको आपको रिवाइज़ करना है। लॉजिकल में दोनों टाइप के क्वेश्चंस को आपको रिवाइज़ करना है और ब्लाइंड गेस में आपको सारे क्वेश्चंस रिवाइज़ करना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हैं, उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट्स से रिवाइज़ करना रहेगा बाद में। इससे क्या होगा, बेसिकली आपका रिवीजन भी हो रहा है। देखिए, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, ठीक है? प्रैक्टिस आप मॉक्स के फॉर्म में कर रहे हैं। जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, जब आप उसके बाद गलत आंसर को नोट से कांसेप्ट कवर करेंगे, तो यहाँ से आप रिवीजन भी करेंगे और फर्दर इसके बाद स्ट्रैटेजी वाला पार्ट है, वो बताता हूँ मैं आपको। मेक एन ओवरऑल स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट द पेपर, ठीक है? जब आप मॉक्स ऐसे देंगे तो आपको बेसिकली एक स्ट्रेटेजी पता होगी किस तरीके से। स्ट्रेटेजी क्या होती है कि आपके सामने 100 क्वेश्चन है, ठीक है? आप एक अप्रोच है कि आपने इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया, एक अप्रोच है कि आपने 5-7 मिनट लगा के सारा का सारा पेपर देख लिया, वहां पे आपने मार्क कर लिया, चाहे तो आपने अपने रफ शीट में वहां पे क्वेश्चन नंबर मेंशन कर लिया, चाहे तो आपने वहां पे मार्किंग कर दी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, वहां पे मार्किंग करके आपने अलग कर लिया। तो ये सब चीजें कैसे पता चलेंगी आपको? ये सब चीजें पता चलेगी जब ट्रायल एंड एरर करेंगे इन मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट बेसिकली आपको कंसीडर जरूर करना है एग्जामिनेशन की, एक्चुअल एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन यहीं पे आपको गलतियां करनी है, यहीं से आपको सीखना है ताकि एक्चुअल एग्जाम में आप गलतियां ना करें। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाइए। कैसी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्चुअल एग्जाम में आप 5-7 मिनट लगा के पूरा यहाँ पे टॉपिक्स देखेंगे, आप रफ शीट का यूज करेंगे या आप यहाँ पे कलर मार्किंग करेंगे उनके, ठीक है? कौन से कंपोनेंट्स को आप पहले लेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, ये सब स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी? ये सब स्ट्रैटेजी बनेगी जब आप मॉक्स को एनालाइज करेंगे। जब आप ये सारे स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चंस आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करने चाहिए। एक्चुअल एग्जाम में आपको पहले कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए, एक्चुअल एग्जाम में आपको कितना टाइम लगाना है पूरा एक ओवरऑल रिव्यू करने के लिए, ठीक है? जैसे मैं बोल रहा हूँ 5 से 7 मिनट, हो सकता है उतना सफिशिएंट ना हो आपके लिए। आप 10 मिनट लगा देते हो, 10 मिनट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब आप एक्चुअल में से मॉक्स के फॉर्म में जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो एक्चुअल एग्जाम में कितना टाइम लगाना है, ठीक है? हो सकता है कम, वो ज़्यादा, तो वो चीज़ आपको पता चलेगी मॉक से। ये सारी स्ट्रैटेजी आपको बनानी, सारी स्ट्रैटेजी आपके लिए डेफिनिटली काम करेगी जब आप एक्चुअल एग्जाम में जाएँगे, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से होगी। एक कॉमन स्ट्रैटेजी अगर मैं बता दूँ कि आपको 10 मिनट लगाना है, बट सपोज़ आप 10 मिनट में देख ही नहीं पा रहे हैं, आपको 12 मिनट चाहिए, ठीक है? तो वो चीज़ मेरे हिसाब से सही है, लेकिन आपके हिसाब से गलत है। इसीलिए इन मॉक्स की हेल्प से आपको ये पता करना है कि क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, कितने टाइम में मुझे पेपर देखना है, पहले मुझे कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वो क्योंकि आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी और डेफिनिटली वो आपको कॉन्फिडेंस देगी और एग्ज़ाम में आप अपना बेस्ट दे पाएँगे। और इन सारे ही स्टेप्स के बाद, इन सारे ही स्टेप्स को करने के बाद आपको लास्ट में क्या करना है, आपको लास्ट में जो भी लर्निंग्स हुई हैं, ठीक है? जो भी लर्निंग्स हुई हैं कि यार मैंने इस वाले मॉक टेस्ट में 15 मिनट लगा दिए, जिसकी वजह से मेरे पास लास्ट में टाइम कम पड़ गए। ये आपके लिए एक लर्निंग है कि आपको टाइम कम लगाना है, ठीक है? आपने क्वेश्चन नंबर 1 से अटेम्प्ट करना चालू कर दिया, डिफिकल्ट वाला था, गलत हो गया। ये आपके लिए लर्निंग है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 से नहीं करना है, जिसमें भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे उसमें करना है। इन सारी लर्निंग्स को इकट्ठा करते हुए एक नोट्स में लिख लीजिए। अगला जब मॉक्स देंगे तो ये सारी लर्निंग्स आप वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है? सेम लर्निंग वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे और सेम उसका एनालिसिस करेंगे। लास्ट में आप देखेंगे क्या इंप्रूवमेंट था। आपने जो पिछले टेस्ट में जो गलतियाँ की थी, जो पिछले मॉक्स में आपने सही स्टेप्स नहीं लिए थे, आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है, ठीक है? सेकंड वाले मॉक्स में। तो वहाँ पे बेसिकली उस मॉक में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और फर्दर फिर और क्या गलती हो रही है, क्योंकि सेम गलतियाँ होंगी आपसे। इसीलिए आपको नंबर ऑफ मॉक्स थोड़े ज़्यादा देने हैं और साथ में इन गलतियों से सीखना है एक मॉक में, अगले मॉक में उनको फिर अगेन इंप्लीमेंट करना जो आपने लर्निंग्स वहाँ पे ली है। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। सेकंड मॉक में जो मिस्टेक्स की हैं उसको थर्ड मॉक से फिर अवॉइड करना है। थर्ड का फोर्थ में इस तरीके से आपको बढ़ते चलना है और एग्जाम आते-आते आप मतलब आपके पास एक ऐसी खुद की इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होगी जो डेफिनिटली आपको एज देगी। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से पूरे मॉक्स जो है वो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए एग्जाम के लिए। फुल लेंथ मॉक्स डेफिनिटली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ देने के लिए नहीं देना। उससे आपको रिवीजन करना है, उससे आपको प्रैक्टिस करना है और उससे आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि एक्चुअल एग्जाम में आप वो 100 क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे, कौन से कंपोनेंट को पहले करेंगे, कौन से क्वेश्चन करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को आप सेग्रीगेट करेंगे, वो सारी की स्ट्रैटेजी होगी। और वो स्ट्रैटेजी तभी होगी जब आप उससे पहले आपने 10 से 15 बार वो स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस की है, तभी स्ट्रैटेजी आपके माइंड में रिटेन रहेगी और तभी आप उसको एग्जैक्ट
डायरेक्टली वहीं पे जाके तुरंत ही एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आप सोचेंगे मैं स्ट्रेटेजी एग्जाम में जाकर देख लूंगा, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बिलीव मी, फिर कोई एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। या तो मॉक्स दिया है वहां से स्ट्रेटेजी बनाइए तो ही एग्जीक्यूट करिएगा, वरना एग्जाम में कुछ नया करने की कोशिश मत करिएगा, अदरवाइज वो चीज आपके अगेंस्ट जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे 2025 के लिए आरबीआई ग्रेड बी के लिए लक्ष्य बैच हमने लॉन्च किया है, विच इज द फाउंडेशन कोर्स फॉर द आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, एक्सटेंसिव लाइव क्लासेस रहेंगे, सारे टॉपिक्स बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पर रहेंगे। आपको नोट्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे मॉक्स मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव वाले कंपोनेंट के लिए, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप 2025 के लिए एनरोल करना चाह रहे हैं, सो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि टाइम अभी काफी है आपके पास, चीजें हैं बहुत ही अच्छे तरीके से फाउंडेशन को बिल्ड करते हुए आप सीख सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो वेट मत करिए कि मैं दिसंबर के बाद लूंगा, फिर टाइम कम पड़ेगा, फिर आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप करना चाह रहे हैं, तो फिर ये राइट टाइम है स्टार्ट करने का प्रिपरेशन। ये मत सोचिए कि अभी 2024 के एग्जाम हो जाने देता हूं। आपको क्या करना है 2024 एग्जाम्स, अगर आप 2025 में ही देना चाह रहे हो तो आप अपना एक काम करिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चालू करिए। 2024 का एग्जाम कब होगा उससे आपको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आप अगर 2025 में दे रहे हैं तो प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सही टाइम है और आपके पास सफिशिएंट टाइम भी है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। एंड गाइज, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इस कोर्स के डिस्क्रिप्शन में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड यू कैन यूज द कूपन कोड प्रकाश। ये कूपन कोड आपके लिए जो प्राइस है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगा और साथ ही साथ आपके लिए बेसिकली कोर्स और ज्यादा अफोर्डेबल बन जाएगा। ठीक है, सो कूपन कोड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर ऑल दी कोर्सेज ऑन टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज टेलीग्राम ग्रुप। दिस टेलीग्राम ग्रुप यू हैव टू ज्वाइन गाइज। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है। इसको ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं। इसको जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारे अपडेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो मैं शेयर करता रहता हूँ, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, जब भी आपको कोई डाउट हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी रिलेटेड हो, चाहे वो कंटेंट रिलेटेड हो, आप डायरेक्टली ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं और मैं पर्सनली उसको रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, अब आप ऐसे में क्या है, आपको कहीं किसी नंबर पे कॉल नहीं करना, सपोर्ट टीम से बात नहीं करनी, सपोर्ट टीम को मेल नहीं करना, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड रहेंगे। जब भी 24/7 जब भी आपको कोई क्वेरी आप वहां पे पोस्ट कर दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही पीरियोडिकली हम एक ग्रुप कॉल भी रखा करेंगे, एक मीट, गूगल मीट पर हम एक कॉल भी रखेंगे सारे मेंबर्स के लिए। और जो भी आपकी क्वेरी है वो पर्सनली मैं आपको वहां पे गाइड करूँ किस तरीके से आप उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी रहने चाहिए। तो बहुत हेल्पफुल ग्रुप होने वाला गाइज, इसको जरूर ज्वाइन करिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस। आई होप आपको समझ में आया मॉक्स कैसे देने हैं। विल कम विथ मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग गाइज।